सारे क्लियर हो गए थे भैया। नो डाउट। ओके, कर लोगे मतलब जो बचे हुए हैं वो कर लोगे। ओके, बाकी जो लोग हैं वो भी प्रॉब्लम्स टाइम से करें, उनकी कॉपी भी हम देखें थोड़ा। ठीक है, देखते तो हम हैं, बट फिर भी और ज्यादा देखेंगे ध्यान से। ओके, स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? तो फिर आगे पढ़ाएं फिर, सही है, मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह सब हो जाएंगी, राइट? ओके, अब देखना चैप्टर कितनी जल्दी जल्दी खत्म होंगे, राइट? जैसे आज तो मैं मतलब बहुत ही कम पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा मतलब जो दो चैप्टर है उसमें से सवाल बहुत आते हैं, लेकिन सबसे आसान चैप्टर है। देखो, जो दो चीजें मुझे आज पढ़ानी है वो एक तो है एवरेज, और एक है, एक दिन में दो दो चैप्टर हो जाएंगे। जैसे आज दो चैप्टर होंगे, कल भी दो चैप्टर होंगे, परसों भी एक चैप्टर होगा। समझ रहे हैं? इनमें कुछ है ही नहीं, ये बहुत सिंपल चैप्टर है। इसी वीक में हमारे 5 चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, एवरेज एंड प्रॉब्लम ऑन एजेस, ये दो चैप्टर हम आज पढ़ेंगे और इनकी प्रॉब्लम देख लेंगे। मतलब कुछ भी याद नहीं रखना, ना कुछ सीखना है, बस क्वेश्चन सोल्व करने हैं 10-12, आपको आ जाएंगे चैप्टर। और इनसे सवाल रेगुलरली आते हैं, कभी एक कभी दो, कभी एक कभी दो। आपको सीएपीएफ के पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा, सीसेट के भी, और जो सीडीएस वाले होंगे वो आपकी वर्कशीट में रख दूंगा। ठीक है, तो ऐसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये चैप्टर भी हो जाएंगे। एवरेज, जैसे देखो एवरेज क्या है, सिंपल मतलब अभी हमने आपको परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन वो सब सिखा दिया ना, तो अब ये सब सब चैप्टर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ के कुछ कुछ कंसेप्ट यहाँ पे यूज होते हैं। कि आपसे कोई एवरेज में लिखा, रेशो में लिखा हुआ था चीजें, तो आप उनको क्या लिख लेंगे, 3x और 2x लिख लेंगे। अगर जो 3/2 का रेशो है तो वो जो क्वांटिटीज होंगी वो क्या होंगी, 3x और 2x होंगी, लाइक दैट। तो एवरेज जो होता है वो आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। समझ रहे हो आप? बस ये, अब देखो मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया, बस ये सिखाया है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी से आप पूरा एवरेज कर सकते हो। मतलब इतना कम हमें याद रखना है फ्यूचर में मैथ्स में, जो एक बार बेसिक सीख लिया अभी आपको कुछ याद नहीं रखना। एवरेज निकालना है, दैट मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसके बाद आपका दिमाग लगेगा, जो क्वेश्चन आएगा उसी तरह से आप क्या करेंगे, लैंग्वेज पढ़ेंगे और निकाल देंगे। जैसे मान लो आपको अब 5 बच्चों के नंबर लिखे हुए हैं, मतलब एक बच्चे के मैथ्स में कितने नंबर है, 25, और आपके साइंस में कितने हैं, 26, सोशल साइंस में कितने हैं आपके, मान लो 30, और इंग्लिश में 20, हिंदी में 25। तो ये उसके मार्क्स हो गए, राइट, अलग अलग। और ये सब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो आप क्या करोगे, इन सारों को जोड़ के 5 से भाग कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा ना। एवरेज निकालने का मतलब क्या है, अगर आपको दो बच्चों के मतलब नंबर पता है, तो उनके नंबर जोड़ के 2 से भाग कर दो। इसका मतलब आप जितनी ऑब्जर्वेशन ले रहे हो उससे डिवाइड कर दो, ऊपर उन ऑब्जर्वेशंस का सम आ जाएगा। एवरेज ऐसे ही निकलता है। एवरेज लेना, औसत कैसे लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं, ऊपर जोड़ो नीचे डिवाइड कर दो। इसका मतलब एक तो मीन, और मतलब जो हमने मीन लिया था अरिथमेटिक मीन, और जो एवरेज था वो सेम चीज थी, राइट। अरिथमेटिक मीन क्या था, वहां पे भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था। ओके, तो यही है। बाकी हम जब क्वेश्चन कराऊंगा मैं 2-3, तो आप समझ जाओगे कि इट्स क्वाइट इजी, इजी है कंसेप्ट, इससे आसान कोई कंसेप्ट है नहीं। और एक दो क्वेश्चन इनसे आते ही हैं। और एक एजेस, एज मतलब जैसे मान लो आपका एज में कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो आपकी एज अभी 5 है, और मतलब आपकी एज 5 है, आपके भाई की एज 10 है, तो इसमें 5 का डिफरेंस है, राइट। तो लाइफ टाइम ये 5 का ही डिफरेंस रहेगा। ओके, ऐसा नहीं होगा कि फ्यूचर में जाके आपकी और आपके भाई की एज में 5 से ज्यादा का डिफरेंस हो जाए। सो इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट। ओके, फिर वो बोलेगा 5 साल बाद आपकी एज कुछ हो जाती है, फिर आपके भाई की कुछ हो जाती है 5 साल बाद। तो वो सब आप जैसे दिया हुआ है वैसे लिख दो। आपको बताया था ना इक्वेशन फॉर्मेशन, इक्वेशन फॉर्मेशन की तरह आप लिख दो और सोल्व कर दो। उसमें कुछ मतलब उससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी एजेस के बारे में, उस इन्फॉर्मेशन को आपको मैथमेटिकल टूल्स में चेंज करना है। मैथमेटिकल टूल्स मतलब एक्स वाई वाली लैंग्वेज में। जैसे ही आप इक्वेशन बनाओगे तुरंत सोल्व हो जाएगा। मतलब एज का कोई भी क्वेश्चन हो या एवरेज का कोई भी क्वेश्चन हो, इन्हीं दो फॉर्मूला भी क्या ही है, बस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एज में क्या ही है, बस सिंपल आपको जो एजेस दी हुई है उस हिसाब से सोल्व कर दो। नहीं नहीं मानते तो आप क्वेश्चन देख लो। मतलब ये दो चीजें हैं, इसमें कुछ मतलब है नहीं, सबसे आसान चैप्टर यही है। ऐसे ही दो दो चैप्टर हो जाएंगे, कल प्रॉफिट लॉस मिक्सर एलिगेशन हो जाएगा, परसों सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ऐसे खत्म हो जाएंगे सारे।
इनमें कुछ है ही नहीं। देखो ये सीएपीएफ में पूछा था उन्होंने। ओके, ये सीएपीएफ में पूछा था, 2022 में पूछा था। आई थिंक हाँ 2022 में पूछा था। आगे पीछे भी पूछ सकता है। देखो हाँ, एक बात और बता दूं आपको, जो एज वाला क्वेश्चन है ना, उसमें रेशो प्रोपोर्शन परसेंटेज ऐड हो सकती है ना। ऐसे बोल दे कि उसकी एज उसके पिता की एज का इतने परसेंट है, तो वो सब भी मतलब आप समझ रहे हैं, जो प्रीवियस कंसेप्ट आपको पढ़ाए हैं परसेंटेज के, या प्रीवियस कंसेप्ट पढ़ाए हैं रेशो के, तो वो सब इसी में आ सकते हैं। या एवरेज के साथ में एज आपको ऐड कर सकता है, दो कंसेप्ट को एक साथ ऐड कर सकता है ना। जैसे एवरेज और एज को एक साथ ऐड करके देखो ये क्वेश्चन बनाया उन्होंने। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। जो पढ़ा है वो लिख दो आप, बस कुछ करना ही नहीं है, मतलब ज्यादा सोच उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। द एवरेज एज ऑफ फादर एंड एल्डर सन इज 35 ईयर्स। तो मतलब मान लो फादर की एज एफ है और एल्डर सन की एज ई है, लिख सकता हूँ ना, राइट। फादर की एज एफ है और एल्डर सन की एज ई है, तो उनका 35 ईयर्स है। ओके, एंड द एवरेज एज ऑफ फादर एंड यंगर सन इज 32 ईयर्स। ओके, तो देखो फादर और एल्डर सन की एवरेज एज कितनी दी हुई है, 35 दी हुई है, राइट। तो फादर प्लस एल्डर सन डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, 35 होगी, राइट। ऊपर सम होगा एज का, यही तो पता है हमें, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, दो है, फादर और एल्डर सन, ऊपर उनका सम आ जाएगा। तो फादर की एज प्लस एल्डर सन की एज कितनी आ जाएगी आपकी, 70 आ जाएगी। एक इक्वेशन तो आपकी यहाँ से आ गई। सेकंड क्या लिखा हुआ है, एवरेज एज ऑफ फादर एंड यंगर सन इज 32 ईयर्स। दैट मीन्स फादर प्लस यंगर सन भी कितना आ जाएगा आपका, 64 आ जाएगा। 64 कैसे लिखा है, समझ में आया आपको। फादर प्लस यंगर सन डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 32। दैट मीन्स फादर प्लस यंगर सन इक्वल्स टू 64। ओके, एंड द एवरेज एज ऑफ टू सन्स, अब देखो सन क्या है, ई प्लस वाई, ये कितना दिया हुआ है आपको, 17 ईयर्स। 17 ईयर्स का मतलब समझ रहे हैं आप, 17 ईयर्स का मतलब है यहाँ पे 34 हो जाएगा, राइट। यहां तक आ गए हम। अब पूछा क्या है, ये तीनों तो हमें पता चल गया। पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ फादर एंड हिज टू सन्स। तो आंसर क्या आएगा इसका, जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आएगा फादर प्लस एल्डर सन प्लस यंगर सन डिवाइडेड बाय, यस टेल, डिवाइडेड बाय 3। ये आंसर है ना। फादर एंड टू सन्स का एवरेज बताना है तो तीनों का जोड़ के डिवाइड बाय 3 कर देंगे, राइट। यही तो एवरेज आएगा। अब मतलब मुझे बस इस वैल्यू की पता हो तो मुझे आंसर आ जाएगा, राइट। फादर प्लस ई प्लस वाई की वैल्यू पता हो तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आप पहला दूसरा तीसरा इक्वेशन को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ट्वाइस ऑफ फादर प्लस एल्डर सन प्लस यंगर सन आ जाएगा। हर एक चीज दो बार आ रही है। और सामने जोड़ दो आप, 70 प्लस 64 प्लस 34 कितना आ जाएगा। राइट हैंड साइड को जोड़ दो, लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दो। देखो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि एफ प्लस ई प्लस वाई बनाना है, लेकिन तीनों को जोड़ूंगा तो दोनों दो दो बार आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली 2 टाइम्स एफ प्लस ई प्लस वाई बन जाएगा, इक्वल्स टू 70, और ये 60, 134 और 34, दैट मीन्स 168 आई थिंक, राइट। एफ प्लस ई प्लस वाई कितना आ जाएगा आपका, 84। यहाँ पे 84 रख दो, 84/3 दैट मीन्स 28 ईयर्स, राइट। डन। देखो कुछ किया क्या, एक बताओ, नया भी सवाल बन सकता है, अब कुछ और भी बना सकता है, बट जो दिया है उस इंफॉर्मेशन को कोड करके लिख दो, और जो निकाला है उसमें यूज कर लो बस। फॉर्मूला बस एक ही है, एवरेज इक्वल्स टू आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब कोई लोग इसको एज का क्वेश्चन बोल सकते थे, कोई लोग इसको एवरेज का क्वेश्चन बोल सकते थे, जैसे भी है हमको तो सोल्व करना आना चाहिए, बस यही तो लगा है। ठीक है, हमने मान लिया कि फादर की एज एफ थी, एल्डर सन की ई थी और यंगर सन की वाई थी। समझ में आया सबको, सिंपल था ना क्वेश्चन, बट आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसी का यूज करना है। समझे कुणाल, ठीक है। आवाज सही आ रही है बिल्कुल, मतलब जो लिया है उसको यूज कर लेना है और सोल्व कर देना है। ओके, अंकिता समझ में आया आपको। ओके, ये हमारा हो गया। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो आप, ये भी सीएपीएफ का है, जो शुरू वाले क्वेश्चन है वो सीएपीएफ के हैं, जो बाद वाले क्वेश्चन है वो सी सेट के हैं। ओके, मतलब फोर फोर वैरायटी। ओके, तो पहले मैंने सीएपीएफ के सारे क्वेश्चन लिखे हैं, ये सीएपीएफ का ही क्वेश्चन है। देखो द एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर ऑफ द 5 नंबर्स, तो देखो 5 नंबर्स दिए हुए हैं, तो पहले जो दिया है उसको लिखो तो सही। 5 नंबर मान लो क्या है आपका, A B C D E, मान सकते हो या नहीं मान सकता। 5 नंबर है, ABCDE होंगे। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट फोर ऑफ द 5 नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब
ए से फिर छोटा हो जाएगा बी, बी से छोटा हो जाएगा सी, सी से छोटा हो जाएगा डी, डी से छोटा हो जाएगा ई। याद रखना सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ेगी, कहीं पे ट्रिक नहीं लगेगी, इसलिए ज्यादा ट्रिक विक के पीछे मत रहना, जो है वो लिख देना बस। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट फोर ऑफ द फाइव इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज 25। तो फर्स्ट फोर कौन से हैं? ए बी प्लस सी डी है, राइट। एवरेज का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम क्या होगा उनका? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 4। कितना एवरेज दे रखा है? 25। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 100, राइट। फर्स्ट इक्वेशन। एंड द लास्ट फोर इज 20। लास्ट फोर कौन से है? बी सी डी ई। देखो यही वाले लास्ट फोर क्यों है? क्योंकि उन्होंने बोला था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपको वैसे ही लेने पड़ेंगे। ए को फर्स्ट ही लेना पड़ेगा, बी को सेकंड ही। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ही ये था कि जिससे आप आगे पीछे ना लिख लो उनको। आप कह लोगे मैं तो इनको पहले लिख रहा हूँ, दूसरों को बाद में लिख रहा हूँ, तो वो सब उन्होंने क्या कर दिया? आपका नेग्लेक्ट कर दिया। तो आपका यहाँ पे बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू क्या दी हुई है? डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू 20 दी हुई है। दैट मीन्स बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 80 आ गई। अब देखो उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। ओके, पर आप देखोगे पहली और दूसरे इक्वेशन में बी प्लस सी प्लस डी तो कॉमन ही है नहीं है? तो पहले में से दूसरे को घटा दो, पहले में से दूसरे को घटाओगे तो क्या आ जाएगा? ए माइनस सी बराबर 20। यही तो निकलवाया उन्होंने कि पहले और लास्ट नंबर का डिफरेंस बताओ, क्या है? 20 है। मतलब कुछ करा नहीं है, बस जो सोल्व करना है क्वेश्चन को वैसे लिख दो और वैसे के वैसे सोल्व कर दो। समझ रहे हैं आप? देयर वर 5 ऑब्जर्वेशन, आई टुक 5 ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। उन्होंने कहा पहले चार का एवरेज 25 है, मैंने पहले चार का। ऊपर देखो एवरेज जब 25 दिया हुआ है तो एवरेज का फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा ना भाई। या वो भी नहीं लिखोगे? वो तो लिखोगे ना कि उन चारों का जोड़ डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 25। ऐसे लास्ट वाले चार को जोड़ो तो डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 20। जो पूछा है उसको निकाल देंगे उसी तरह से। ओके, समझ में आया आपको? बिल्कुल आसान था। अब क्या इसमें ट्रिक सिखाएं बताओ? एक ही मिनट लगेगी, आप जल्दी से लिखोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना हर एक चीज, तो इस वजह से वो लग रहा है। और डेट भी लग जाए, कुछ क्वेश्चनों में कुछ 30 सेकंड में भी हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारे को सेम टाइम में करना। ओके, ये वाला क्वेश्चन फिर आप करके देखो, ना आए हो तो फिर हमसे पूछो। थोड़ा अटेम्प्ट करो, आप भी दो, हमने कर दिएगा, आप लोग करो। क्योंकि एवरेज का फिर मैं अलग से नहीं देने का, ये आसान है सबसे। एक ही क्लास में दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे और आसान है। इसे आप करके देखो। करो सब लोग। ये 2021 का क्वेश्चन है, सीएपीएफ। नाइनटी ईयर्स आंसर भी आ गया है। ओके, देखते हैं क्या है, कैसे होगा। हम भी कराएंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं, आपको मैथ में ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी। अगर आपने एवरेज सीख लिया तो हो गया। प्रॉफिट लॉस में मैं आपको कुछ याद नहीं कराऊंगा। ऐसे मिक्सर एलिगेशन में मैं आपको कुछ भी याद नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने जो सिखाना था वो बेसिक में सिखा दिया। परसेंटेज, एलसीएम वो सब में सिखा दिया। ये सब आप ऐसे कर देंगे डायरेक्ट। जब मैं आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा वो वाला चैप्टर, तो बस आपको एक ही से फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। उससे सारे हो जाएंगे बस। कुछ भागना ही नहीं कहीं और। ओके यार, कहाँ कुछ भी हुआ, बस हमने आपको बता दिया स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस इससे हो जाएंगे सारे। कुछ भी आए, ट्रेन रेलगाड़ी, ट्रेन रेलगाड़ी नाव गाड़ी घोड़ा सब, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा उसी से। मतलब अब ज्यादा याद मत रखो, जो बोला है उससे कर दो बस। हमने खुद याद नहीं रखा कभी कुछ, जो बोल दिया उससे सोल्व कर दिया। धीरे धीरे देखो, बेसिक वाले कंसेप्ट सीखने पड़ते हैं, परसेंटेज रेशो, बाकी सभी आसान है। कर लिया सबने? किसी को डाउट है इसमें? एनीवन हैविंग डाउट इन दिस क्वेश्चन? रेज योर हैंड। भाई ऐसा किसी को डाउट हो तो यू कैन रेज योर हैंड। यस राशिव, यू हैव डाउट राइट? Yes, sir. ओके, टेल मी व्हाट आई विल आई राइट। पहली लाइन पढ़ो, माइक ऑन करो, Yes, sir. बोलो।
Sir, the average age of Raj and his father is 45 years. So R comma F is equal तो to लेट 40. मीन्स आर राज लिख लो, राज एंड फादर, राइट? आर Yes, राज लिख रहा हूँ क्योंकि 40. आगे भी Yes. ठीक है, ये लिखा है, ठीक है। तो आर और एफ है, तो आर और एफ का एवरेज कितना है? 45 ईयर्स है, राइट? 45. Yes, sir. So दैट मीन्स आर प्लस एफ डिवाइडेड बाई टू क्या होगा? 45 होगा, 45. है ना? राज की एज Yes. प्लस फादर की एज डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 45। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। Yes, sir. राज प्लस फादर की एज कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 90. ओके। Yeah. अब देखो क्या लिखा है आगे, द एज ऑफ द फादर एंड ग्रैंडफादर ऑफ राज आर रेस्पेक्टिवली 2 and 3 times ऑफ दैट ऑफ राज। तो फादर की जो एज थी वो कितनी है आपकी? F is बताओ। equal to R into 2. यस, 2 into 2 R। ओके। And G is equal to 3R. यार ओके। तो ग्रैंडफादर की एज हमें बतानी है, ओके, यही बतानी है ना? तो Hmm. देखो यहाँ पे एफ की वैल्यू तो 2R लिखी है, राइट? Hmm. तो इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ पहले वाले में, क्योंकि एक किसी एक में आ जाएगी इक्वेशन, राइट? Yes, sir. तो यहाँ पे रखेंगे तो 3R की वैल्यू 90 आ जाएगी ऐसा। Yes, तो sir. यही तो एज है ग्रैंडफादर की, आर बराबर 90, 3R ही तो है उसकी वैल्यू। Yes, sir. तो देखो Yes. ये क्वेश्चन कुछ भी बन जाएंगे, है ना? समझ रहे हैं आप? और भी कोई लैंग्वेज बन सकती है, राइट? जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी से आंसर निकालना पड़ेगा, राइट? समझ रहे हैं सर? आंसर तो आ जाएगा, बस आपको क्या करना है कि उसी जो इन्फॉर्मेशन है उसी से सोल्व करना है। अब देखो नया सवाल भी बन सकता है, 1000 सवाल बन सकते हैं, राइट? समझ पा रहे हैं आप? अब वो उसका मैं क्या सिखा दूं आपको, बस जो बताया उसी से हो जाएगा। Yes, sir. लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छे भी होंगे। ओके, ये है, देखो ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन भी सीएपीएफ का है एक्चुअली, 2019 का है, 2020 का आया। तो देखो हर साल एक क्वेश्चन एवरेज का आया है इन जनरल, आपके साल में नहीं आया 23 में, बाकी हर साल आया है आपके साल में। पर 3 साल 3 क्वेश्चन परसेंटेज से आ गए हैं, तो वो तीनों ही आसान थे, बात वही थी। और साल में परसेंटेज से एक आता था, इस साल में परसेंटेज से 3 पूछ लिए थे। वो टेबल वाला जो मैंने कराया था, याद है आपको, एओई वाला? वो 3 क्वेश्चन थे एक साथ। करो इस वाले को भी तुम, आप लोग 5 मिनट देता हूँ आपको मैं, 3-4 मिनट करो। करोगे तभी, देखो जब तक खुद नहीं सोल्व करोगे तब तक नहीं करोगे, और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं बाद में। तो मैंने सोचा है कि अब मैं क्लास में ही करा लूंगा साथ में, फिर डाउट सेशन नहीं लूंगा। इससे अच्छा तो मैं अभी करा लूंगा क्वेश्चन। ये वाला सही है ना, कि बाद में ना दूं डाउट्स आपको, क्योंकि फिर भी दिक्कत होती है। इसी में आप डायरेक्ट पूछ लेते हैं। पूरी क्लास लगती है। वैसे मैं वर्कशीट शेयर करूंगा उन लोगों के लिए जो करना चाहते हैं, वो सोल्व कर लेना। उसको क्लास में नहीं लेंगे, ऐसे ही बता देंगे, ठीक है? ग्रुप में ही, ग्रुप में उसका सोल्यूशन अपलोड कर देंगे, मतलब वर्कशीट का, 3 दिन बाद। तब सत्यम ने निकाल भी दी। सत्यम सही चल रहा है? Yes, sir. समझ रहे? कुछ याद नहीं रखना है ना, जो दिया है उसी से कर दो। Yes, sir. मैथ्स में जितना याद रखोगे उतना नुकसान है। Yes, sir. सवाल तो नया भी बन जाएगा अगले साल, फिर कैसे Yes. करोगे? हाँ। तो बस सवाल के लिए रेडी रहो। आज एक क्वेश्चन भी पूछा था देबाशीष ने, पता नहीं उसने वो कैसे नहीं किया, टेलीग्राम पे भेजा था, इतना सरल सवाल था, सर लेकिन वो वो नहीं कर आपने पाया, बोला था पता ना नहीं क्यों। कि सर आपने वो बोला था ना कि HCF को x एंड y लेने के लिए, तो मैंने उसको 17x फिर 5y लिख दिया। उसमें एससीएफ लिखा ही कहाँ था? नहीं, HCF को 2 नंबर से करना होता ना? एससीएफ कहाँ लिखा था उसमें? नहीं, फॉर्मूला तो ऐसा हुआ ना, प्रोडक्ट ऑफ A इंटू B इक्वल्स टू LCM इंटू HCM। तो मैंने वो प्रोडक्ट जो रेशियो था उसको मैंने x और y मान लिया था उन दोनों का, और HCF तो देखो ऐसा निकालना नहीं नहीं था होगा, क्योंकि LCM। जो आप बोल रहे हो ना वो ठीक है, लेकिन उसमें कहीं एससीएफ आया नहीं है, तो आप अपनी तरफ से घुसाओ मत, जो इन्फॉर्मेशन है उसी से सोल्व करो। एक बात याद रखना गाइस, जब भी रेशो में 2 नंबर दिए हुए हैं तो उन नंबर्स को आप एक्स मल्टीपल करके ले लेना। जैसे मान लो दूध और आपका पानी का रेशो दिया हुआ है 3/2, तो दूध 3x होगा, पानी 2x होगा। फिर वहां से आप सोल्व करते हुए आगे बढ़ जाना, वहां से आपको जो भी लैंग्वेज दी है उसी से सोल्व करना, ठीक है? ज्यादा मत सोचना, जैसे सर ने तो वो बताया था एससीएफ, तो एससीएफ से ही करेंगे।
जो दिया है उसी से सोल्व कर देना। ओके, हो गया सबका है? कुरान निकल गया आपका भी 11.4। ओके, यशराज हो गया इस बार? कर दिया यशराज ने। बताओ फिर, किसी का रुका हो तो बताओ, इतना सरल सवाल पूछ रहे हैं सीएपीएफ में। अंजलि शो का नहीं हुआ ये वाला। यस अंजलि शो, बताओ क्यों नहीं हुआ? सर नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है। समझ में आने के लिए कुछ है नहीं, चलो पर ठीक है, हम मानते नहीं आया होगा। देखो पहली लाइन पढ़ो अंजलि, क्या लिखा है? The average age of boys in a class is 12 years. The average age of girls in a class is 11 years. ओके, आगे पढ़ो। There are 50% more girls than boys in the class. Which one of the following is the average age of the class in years? ओके, हमें निकालना क्या है? एवरेज एज ऑफ क्लास, राइट? हम्म क्या होगी ये बताओ? बताओ एवरेज एज ऑफ क्लास क्या होगी? जिस क्लास में लड़के और लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियां ही तो है ना क्लास में। तो एवरेज एज Yes का sir. फॉर्मूला क्या लगेगा? डिवाइडेड में क्या आएगा और ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा सम ऊपर सम आएगा और ऑफ नीचे एज नंबर ऑफ सम ऑफ एज ऑफ ऑब्जर्वेशन. बॉयज प्लस सम ऑफ एज ऑफ गर्ल्स, राइट? डिवाइडेड में बॉयज प्लस गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स, राइट? नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। प्लस ओके, गर्ल्स. अब आपको ये चार चीजें चाहिए तो आपको एवरेज निकाल सकते हो, राइट? अगर आपको पता है कि Yes sir. बॉयज की एज का सम क्या है, गर्ल्स की एज का सम क्या है, और आपको पता है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो आप निकाल सकते हो, राइट? Yes sir. तो बताओ फिर क्या लगाए फॉर्मूला? पहले वाले से क्या मिलेगा आपको? Sum of age एवरेज of एज ऑफ boys. बॉय एवरेज एज ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज 12 years. दैट मीन्स सम ऑफ एज ऑफ बॉयज divided by number of boys is equals to 12 years, right? This is what this is, right? या कुछ Yes और है? sir. यही है ना? यही तो है सम सर. ऑफ एज ऑफ बॉयज कितना आ जाएगा? 12b मान लो बॉयज बी हैं तो 12b हो जाएगा, राइट? कुछ तो लिख सकता हूँ ना, बी लिख लिया मैंने, मान लो बॉयज बी थे तो 12b। ऐसी सम ऑफ एज ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा? 11G. 11g, राइट? तो आपका आंसर यहां से आ जाएगा 12b प्लस 11g डिवाइडेड बाय b प्लस g, राइट? यही आएगा ना? लेकिन अब Yes देखो sir. बी और जी दोनों तो एक साथ रह नहीं सकते हैं, वरना एवरेज निकलेगा कैसे? लेकिन हमें एक और कंडीशन दी हुई है। क्या दी हुई है? देयर आर 50% मोर गर्ल्स 50% देन more बॉयज इन द girls. क्लास देन बॉयज। तो दैट मीन्स गर्ल्स आर इक्वल्स टू बॉयज प्लस बॉयज को 50%, राइट? या आप डायरेक्टली 50% 1/2 होता है तो गर्ल्स आर इक्वल्स टू 3/2b, है ना? ये बताया था ना मैंने आपको, जो 50% है उसका मतलब 1/2 है। Yes दो sir. पे एक Yes sir. बढ़ाओगे 3, 3/2b। ओके, तो आप रख दो गर्ल्स की वैल्यू, रख दो उठा के यहाँ से, जी को 3/2b रख दो, तो आपको आंसर आ जाएगा। रखोगे तो कट जाएगा अभी, समझ रहे हैं आप? यू विल सोल्व ठीक इट है एंड यू सर. विल गेट ओके. इट। यहाँ पे ओके 12b सर. लिखोगे थैंक यू. प्लस 11 33b/2 लिखोगे प्लस b प्लस 3b/2 लिखोगे, सोल्व कर देना, आ जाएगा, b कट जाएगा और सोल्व हो जाएगा। ओके, 24 और 33, 24 57 5, ऐसे हो गया, 11.4 हो गया। देखो मैं कुछ नहीं करता सर, बताऊं, हाँ सर. मैं ओके. क्वेश्चन कभी ना तो सोल्व करता हूँ ना कुछ, मैं तो जैसे दिखता है वैसे लिख देता हूँ। और मुझे पता है 10वीं तक का गणित है तो आंसर आ ही जाना है। सही बताऊं, मैं तो डरता नहीं हूँ, क्यों ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सवाल नया है तो क्या होगा, अरे भाई 10वीं तक का गणित है, कुछ रॉकेट साइंस तो पूछ नहीं लिया होगा। यही पूछा होगा, इधर उधर कुछ लिख रखा होगा इसी में। अगर आपको पता है कि उस चीज का मीनिंग क्या है, प्रॉफिट का मीनिंग क्या है, लॉस का मीनिंग क्या है, परसेंटेज का मीनिंग क्या है, एवरेज का मीनिंग क्या है, एज का मीनिंग क्या है, रेशो का मीनिंग क्या है, एचसीएफ क्या है, अगर आपको इनकी डेफिनेशंस पता है तो आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो। समझ रहे हैं आप? आपको पता है वेन डायग्राम कैसे लिखते हैं, बस दैट्स इट, यू कैन सोल्व एनी क्वेश्चन। ओके, it may take time but you don't have that restriction, right? You are not preparing for ssc, even
नहीं नेसेसरी, द क्वेश्चंस आर वेरी इजी, अगर वो आते हैं तो वो बहुत आसान आते हैं, इससे बहुत आसान सवाल आते हैं वो, तो फिर आप उनको ऐसे ही कर देते हो जल्दी से। ये ऐसा नहीं है कि एसएससी वाले बहुत रॉकेट साइंस, उनके सामने में यूपीएससी के सवाल रखूं वो फैल जाएंगे, वरना उन पे होंगे, क्योंकि उनको उसी टाइप के उसी तरह के क्वेश्चन करने आते हैं। तो उस वजह से मतलब ये मत समझना कि वो लोग कितनी जल्दी कर देते हैं क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं है, वो बहुत जल्दी कर देते हैं, वो बस कुछ तरह के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी करते हैं, वरना मैं सी सेट के क्वेश्चन दूं अगर वो जल्दी कर दें तो बात है, एक क्वेश्चन पे वो 8 मिनट भी ले लेंगे। अब देखो जैसे ये है, क्वेश्चन में मतलब कुछ नहीं है, जो पूछा है आप उसी की सोल्व करो, जैसे एज का क्वेश्चन है, ये एवरेज और एज के क्वेश्चन सबसे आसान है और इनसे पूछते हैं, ये भी सीएपीएफ का क्वेश्चन है। सिमिलर देखो, प्रिंट सिमिलर है ना, हाँ ये वाला प्रिंट सिमिलर नहीं है, हाँ ये सिमिलर नहीं है, 1 साल पुराना है, 2019 का है फिर ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये वाला स्क्रीनशॉट पुराना है, तो ये भी सीएपीएफ का ही है, शुरू वाले क्वेश्चन 7-8 सीएपीएफ के हैं, बाद में सी सेट के हैं। ओके, इतना आसान क्वेश्चन है, देखो जो लिखा है उसी से सोल्व करेंगे। द एज ऑफ ए वॉज 3 टाइम्स एज ऑफ बी 2 years ago। तो मान लो अभी एज ए की मतलब ए है और बी की बी है अभी, तो 2 साल पहले ए की एज कितनी होगी, A-2, और बी की एज कितनी होगी, B-2। 2 years पहले पूछा है ना, तो 2 years पहले जो ए की एज थी वो 3 टाइम्स थी बी की एज की, राइट, यही तो लिखा है इन्फॉर्मेशन, ये कुछ और लिखा है, दिस इज वॉट उन्होंने जो दिया है आपका वो लिख दिया हमने। ओके, तो A-2 इज इक्वल टू 3B-6। अब उन्होंने लिखा है बी इज करेंटली 9 years ओल्ड, तो बी को 9 रख दो, अभी की एज तो हमने बी ली थी ना, और अभी की एज ए ली थी, तो बी की वैल्यू क्या रख सकते हैं आप, 9 रख सकते हैं, तो A-2 इज इक्वल टू 27-6, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 27-6 इज 21 + 2 23। ओके, ए की एज 23 है और बी की एज कितनी है बताओ, 9। अब उन्होंने बोला है कि इन हाउ मेनी इयर्स द एज ऑफ ए विल बी डबल ऑफ दैट ऑफ एज ऑफ बी। ओके, आई मेड सम मिस्टेक। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स am I making some mistake? If B is currently 9 years old, okay, ओके, इन हाउ मेनी ईयर्स ए की एज डबल होगी, तो आप देखोगे 5 साल बाद इसकी उम्र 28 हो जाएगी और 5 साल बाद इसकी उम्र 14 हो जाएगी, तो आपका ये डबल हो जाएगी, ए की एज इसकी डबल, ये पूछा है ना हाउ मेनी ईयर्स ए की एज डबल हो जाएगी, तो ऑब्वियसली 5 साल बाद ये 28 हो जाएगी और ये 14 हो जाएगी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ए और बी करंट एज थी तो ये डबल हो जाएगी, तो 5 years इज द आंसर। बस सिंपल ही था, मतलब पढ़ने में मैं ही थोड़ा उसको समझ है, इजी है बिल्कुल, ये देखो इसमें कुछ क्या ही क्या है इसमें, मतलब जो बोला है वो लिख दिया है, आप लोग मुझे दिख नहीं रहे हैं, आई एम हैविंग सम नेटवर्क प्रॉब्लम। हेलो, ओके, हेलो, आ रही है सर आवाज? आ रही है मुझे, आप लोग नहीं दिख रहे हो, अच्छा फिर से दिख गए, ओके ठीक है, मैं सही है ना, मेरा स्क्रीन आवाज सब सही है ना, ओके, अब ये सही है ना क्वेश्चन, इसमें कुछ था नहीं ना, इजी था ना बिल्कुल, दे बस इसमें कुछ है ऐसे एज वेज क्वेश्चन पूछेगा, लिख के सोल्व कर देना, क्या है इसमें, सीखना वीखना नहीं है कुछ भी कि इसको अलग से सीखना है, बस जो पता है उसी से सोल्व कर देना। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आप एवरेज और ये सीख चुके हो दोनों चीजें, लग रहा है आपको एवरेज और ये सीख गए हो, ओके, सत्यम बोल रहा है सीख गए, तो सीख गए तो बहुत सही है,
सीख गए तो ये वाला क्वेश्चन करो। दिस इज फ्रॉम अनदर एग्जाम ऑफ यूपीएससी। दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को? सॉल्व दिस वन। सत्यम करो इस वाले को, देखते हैं इस बार सही कर दोगे। और सब भी ट्राई करो, दिमाग लगाओ। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसी से दिमाग लगाना, ठीक है, जो फॉर्मूला है।
हेलो गाइस, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? हेलो। नहीं सर, नहीं दिख कितने लोगों का आंसर ये आया है? कितने लोगों का आंसर ये आया है? रेज योर हैंड्स। देखना तो चाहता हूं मैं किसको समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया। कितने लोगों का आंसर बी आया है? गाइस, मेरी डिस्कनेक्ट क्यों हो रही है स्क्रीन बार बार, किसी को पता है? सर नेटवर्क। हेल्प। नेटवर्क सही लग रहा है मुझे, क्योंकि ज्वाइन तुरंत हो जाता हूं मैं। आवाज सही नहीं आ रही क्या? हेलो। सर सर आवाज आप तो ठीक आ रही है। तो फिर नेटवर्क इशू कैसे हो सकता है? बार बार ये डिस्कनेक्ट हो जा रही है स्क्रीन, समझ रहे हैं आप? बार बार मतलब ये कट जा रहा है। बताओ आंसर ए किसका है, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, इतना इसमें लैग हो गया। मुकेश का ए है। ओके, और किसी का ए है? कुणाल सिंह का ए है। एनीवन एल्स? ओके, वन मोर। सुनील कुमार का ए है। ओके। एनीवन एल्स? सचिन। ओके। और कोई? चार लोगों का ए है, राइट? ओके, ओनली फोर पीपल गोट इट राइट। मतलब चार लोगों को समझ में आया कि एवरेज है क्या। समझ में आ रहा है आपको? जिन लोगों का आंसर ए है बस वही सही है, बाकी सब गलत है। क्यों? देखो कैसे, क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है कि देर आर टू क्लासेस ए एंड बी हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली। इन क्लास ए द हाईएस्ट स्कोर इज 21। क्लास ए का हाईएस्ट स्कोर क्या है आपका? 21 है। हाईएस्ट है ये। और लोएस्ट कितना है? 17। 17 लोएस्ट है आपका, क्लास ए का। ऐसी क्लास बी का हाईएस्ट कितना है? 30।
22 आपका लोएस्ट है। ओके, अब बताओ क्लास ए में कुछ स्टूडेंट रहे होंगे, हमें पता नहीं है कि कितने स्टूडेंट हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, राइट, हमें पता नहीं है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें नहीं पता, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि क्लास ए में हाईएस्ट 21 है और लोएस्ट 17 है। ओके, क्लास बी में हाईएस्ट 30 है और लोएस्ट 22 है। अब पढ़ो, 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी। मान लो क्लास ए में 10 स्टूडेंट थे, तो 4 स्टूडेंट हमने इधर शिफ्ट कर दिए होंगे। ओके, पता नहीं है बी में भी कितने स्टूडेंट हैं, लेकिन 4 स्टूडेंट बढ़े होंगे, राइट। लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है ऊपर 25 और 30, हाँ 30 लिखा हुआ है, 25 और 30 स्टूडेंट लिखा हुआ है। तो 25 स्टूडेंट यहाँ पे हैं और 30 स्टूडेंट यहाँ पे हैं। हमने कोई भी 4 स्टूडेंट इधर शिफ्ट कर दिए, मतलब ऊपर 21 रह गए होंगे और नीचे कितने हो गए होंगे, 34 स्टूडेंट हो गए होंगे। समझ में आ रहा है आपको? वो रेलेवेंट नहीं है। कैसे? देखो क्या लिखा है पहला स्टेटमेंट, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली इंक्रीज डिक्रीज। तो देखो एवरेज एवरेज आपका पहले क्या होगा, एवरेज ऑफ क्लास रहा होगा सम ऑफ क्लास बी, मतलब जो भी 30 स्टूडेंट थे और नीचे 30 था। ओके, जो भी रहा होगा सम, पहले दूसरे तीसरा जोड़ा होगा उनका सम 30 और प्लस डिवाइडेड बाई 30। अब हमने 4 स्टूडेंट को क्लास ए से क्लास बी में शिफ्ट कर दिया, उनके मार्क्स कितने होंगे, 17 सबसे कम होंगे और 21 सबसे ज्यादा होंगे। मतलब 21 से ऊपर तो नहीं हो सकते ना, नंबर आया होगा, और कम से कम 17 उसके बीच में रहा होगा। लेकिन आप देख रहे हैं क्लास बी का, सर वॉइस लैग हो रही है आपकी, अभी बिल्कुल नहीं आ रही है आवाज। अच्छा अभी कैसे है, अभी आ रही है आवाज? हेलो। ये सर अभी क्लियर है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जो क्लास बी का लोएस्ट है, जो क्लास बी का लोएस्ट है वो क्लास ए के हाईएस्ट से भी ज्यादा है। इसका मतलब अगर आप चारों को, हाईएस्ट वालों को भी इधर शिफ्ट कर दोगे, तभी भी आपका जो एवरेज है ना, मतलब सम ही होना है ना। अगर मैं यहाँ पे 4 को शिफ्ट कर दूंगा तो नीचे 34 हो जाएगा, ऊपर 4 संख्याएं जोड़नी पड़ेंगी। लेकिन वो जो चारों संख्या जुड़ रही होंगी वो 22 से छोटी जुड़ रही होंगी, मतलब अगर वो सारे 22 वाले होंगे तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम आप 21 वाले जोड़ सकते हो या उससे कम 17 तक, ठीक है। तो उसका जो एवरेज है ना वो हमेशा घट जाएगा, क्योंकि जो ऊपर जो आपने संख्या जोड़ी ना वो 22 से कम जोड़ी है, और जो पहले संख्या जोड़ी है वो सब 22 से बड़ी जुड़ी है, क्योंकि वहां पे तो लोएस्ट क्लास बी में 22 नंबर थे, तो 22 तो रहे होंगे कम से कम। और अब आप जो 4 संख्या जोड़ रहे हो वो 22 से छोटी जोड़ रहे हो चारों की चारों, तो उससे आपका एवरेज क्या हो जाएगा, डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आप मैक्सिमम जोड़ सकते हो ना, कोई कोई से भी 4 जा सकते हैं। तो आपने कहा कि हम तो सबसे ज्यादा वाले जोड़ेंगे, उससे कम जोड़ोगे तो ऑब्वियसली कम ही आएगा एवरेज, लेकिन सबसे ज्यादा वाला भी जोड़ोगे तो भी वो क्लास बी के लोएस्ट से कम है, मतलब 22 से कम है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज डेफिनेटली राइट, मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट राइट है, इट विल डेफिनेटली डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसका जो लोएस्ट है वो क्लास ए के हाईएस्ट से आपका ज्यादा है, ये आप चेक करेंगे। ओके, ऐसे ही सेकंड केस में आपका क्या है, द एवरेज ऑफ क्लास ए, ओके, विल डेफिनेटली इंक्रीज। ओके, ये वाला बताओ कैसे करोगे फिर, इसमें कैसे देखोगे एवरेज ऑफ क्लास ए में? यहाँ पे भी आपके 25 से 29 स्टूडेंट हो गए होंगे, और सम ऑफ क्लास ए तो होगा ही, प्लस और क्या जुड़ा होगा बताओ, बताओ बताओ। सर ये 21 नहीं होगा क्योंकि ए में से तो 4 बी में गए ना। हाँ हाँ, तो गया है तो सर गया है तो ए से निकल के बी में गया है ना, तो ए से निकल के जो ए से कट ए से ए में माइनस होंगे ना 4, तब बी में प्लस होंगे। हाँ हाँ, ओब्वियसली ए में से तो माइनस होंगे, लेकिन बी में से आपके मतलब 4 स्टूडेंट गए हैं, अच्छा ए में से कम हो गए होंगे, राइट, ओके। हाँ, ए में से कम हो गए होंगे, यहाँ पे आपके 17 बचे होंगे, राइट, सॉरी, 4 स्टूडेंट ए से बी में गए हैं तो यहाँ पे आपके 21 बचे होंगे,
और सम ऑफ क्लास ए बचा होगा बस। ओके, सम ऑफ क्लास ए बचा होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो 4 स्टूडेंट कितने मार्क्स वाले गए हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते वो एवरेज बढ़ेगा ही। वी डोंट नो कौन से 4 स्टूडेंट गए हैं। अगर वो आपके ज्यादा मार्क्स वाले 4 भेज दिए होंगे तो आपका वो घट भी सकता है एवरेज स्कोर। मान लो 21 नंबर वाले 4 स्टूडेंट थे, वो चारों ही भेज दिया आपने, बाकी सब 21 नंबर से कम वाले थे, तो वो आपका घट भी सकता है। इट इज नॉट श्योर कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, समझ रहे हैं आप? क्योंकि जो सम ऑफ क्लास ए है वो 21 स्टूडेंट बचे हैं, ना कि पूरे क्लास है। 21 स्टूडेंट जो है उनका सम है, लेकिन जो 4 स्टूडेंट है वो हाईएस्ट मार्क्स वाले हो सकते हैं जिन्होंने एवरेज बढ़ाया होगा, समझ रहे हैं? जब आप हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट आते हैं तो एवरेज बढ़ जाता है। क्या पता वो चारों हाईएस्ट मार्क्स वाले हमने भेज दिए हो, क्या पता लोवेस्ट वाले भेज दिए हो, क्या पता कम बीच वाले मार्क्स वाले भेज दिए हो, तो हमें पता नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, राइट? वो मतलब श्योर नहीं है सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट हम क्यों श्योर है? क्योंकि उसका लोवेस्ट भी, हाँ, विदाउट डेफिनेटली दिस इज करेक्ट। कैसे भाई बताओ? डेफिनेटली नहीं है तो कैसे करेक्ट है? कभी भी करेक्ट नहीं है वो। सर वो एक एक नंबर का भी तो हो सकता है, क्या पता किसी के 0 जीरो नहीं होंगे हेलो ना, क्योंकि लिखा तो है ना लोएस्ट स्कोर 17 और 21। ये सर सर ये फिर क्या? हेलो, क्या बोल रहे हो? नहीं, सर अगर ये डेफिनेटली नहीं लिखा है ना तो वो मतलब कुछ भी हो सकता है कंडीशन, राइट? डेफिनेटली वाले से वो मतलब नेगलेक्ट हो जाएगा। एक भी आपने ढूंढ लिया ना उसका कॉन्ट्राडिक्टरी, डेफिनेटली वाला तुरंत गलत हो जाता है। डेफिनेटली मतलब हर यस एक सर केस में सही होना चाहिए, लेकिन इंक्रीज वाला हो भी सकता है और नहीं भी, पॉसिबिलिटी दोनों ही है, राइट? तो दोनों पॉसिबिलिटी है तो वो डेफिनेटली कैसे हो सकता है? तो दैट्स व्हाई दैट ऑप्शन इज रॉन्ग। मतलब आप देख रहे हैं वो लैंग्वेज से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये आपसे नहीं पूछा गया है सीएपीएफ में, लेकिन सीसेट में पूछा गया है एवरेज का ऐसा क्वेश्चन भी। इसमें भी कोई ट्रिक नहीं लगेगी। जिन लोगों ने एसएससी की पढ़ाई करी भी होगी वो बताओ कोई ट्रिक लग सकती है इसमें? यू जस्ट हैव टू अप्लाई योर माइंड कि कैसे वो बढ़ रहा है एवरेज, कैसे घट रहा है एवरेज। देखो इससे हमने क्या सीखने को मिला, इससे हमें कंसेप्ट, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन कराया इसीलिए था, मतलब कराने से ज्यादा मतलब ये था कि एवरेज जो है ना वो ज्यादा बड़ी ऑब्जर्वेशन जब आप ऐड करते हो, बिगर ऑब्जर्वेशन, उससे बढ़ जाता है। मान लो कुछ बड़ी ऑब्जर्वेशन है वो आपने ऐड की है तो वो एवरेज को बढ़ा देती है, और जो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, वो आपको क्या करती है? एवरेज को घटा देती है, क्योंकि ऊपर तो सम ही होना है। सम होना है तो अगर आप बड़ी संख्या जोड़ दोगे तो ऑब्वियसली वो बढ़ जाएगा एवरेज। एवरेज क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो ऐसे ही आपको कभी कभी क्या पता क्वेश्चन में कहीं फंसाए और बोले कि हाईएस्ट एवरेज कितना आएगा, तो आप क्या करो, बड़े बड़े वालों का एवरेज निकाल देना। समझ रहे हैं ना? इफ वी टेक 10 स्टूडेंट आउट ऑफ अ ग्रुप, व्हाट विल बी द हाईएस्ट एवरेज, तो आप क्या करना, जो सबसे बड़े वाले 10 हैं वो ले लेना, तो वहां से आपको हाईएस्ट एवरेज मिल जाएगा। समझ रहे हैं? वो बोलेंगे कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल एवरेज ऑफ दिस ग्रुप, तो आप मिनिमम में क्या करोगे, सबसे छोटे वाले 10 ले लेना। समझ रहे हैं आप? क्योंकि 10 संख्या तो लेनी ही है, तो या तो बड़े वाली ले लें या छोटे वाली ले लें, तो वहां से आपका लोएस्ट एवरेज आ जाएगा। वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एवरेज एंड अ लोएस्ट ग्रुप एवरेज इफ वी टेक 10 स्टूडेंट आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट हुज मार्क्स आर दिस। ऐसे मार्क्स लिख देंगे 15 बच्चों के, तो आपको 10 बच्चे उठाने हैं, तो आप सबसे पहले सबसे ज्यादा मार्क्स वाले 10 बच्चे उठा लेना, फिर सबसे कम मार्क्स वाले 10 बच्चे उठा लेना, उनका जो एवरेज आएगा उनका डिफरेंस। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं फ्यूचर में। समझ रहे हैं आप? क्यों मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, आपने समझा मेरी बात को? जैसे मान लो आपको 15 बच्चे दिए हुए हैं, वो बोलेगा कि आपको हाईएस्ट एवरेज, मतलब आपको डिफरेंस बताना है, हाईएस्ट एवरेज इफ वी टेक 10 स्टूडेंट आउट ऑफ दीज 15, देन व्हाट इज द हाईएस्ट एवरेज, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एवरेज एंड द लोएस्ट एवरेज। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो उनके मार्क्स ऐसे दिए थे 2, 10, 25, 12, 14, 16, 9, तो आप इनको क्या करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। पहले ऐसे लिखना 2, 9, 10, 12। समझ रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों लिख रहे हैं? जिसका आपको पता चल जाए मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, फिर आप जो लास्ट वाले 10 हैं उनको उठा के तो हाईएस्ट एवरेज निकाल देंगे, और शुरू वाले 10 को उठा के क्या निकाल देंगे, लोएस्ट एवरेज। समझ रहे हैं? इस तरह के क्वेश्चन फ्यूचर में बन सकते हैं। इसका मतलब है कि एवरेज जो है वो बड़े ऑब्जर्वेशन के साथ बढ़ जाता है और छोटी ऑब्जर्वेशन के साथ घट जाता है। समझे मुकेश? इसका इस्तेमाल इस तरह से हो सकता है फ्यूचर में। इन फ्यूचर यू मे यूज इट लाइक दिस। समझ रहे हैं? जैसे वो इस बार उन्होंने जो परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा था वो कैसे पूछा था आपको याद है? उन्होंने चांस पूछा था ओनली, कि चांस बताओ कि अगर आप 2 बच्चों को उठाते हो उनमें से किसी एक की परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए, कुछ ऐसे ही पूछा था, चांस वाला। याद आया किसी को क्वेश्चन वो जो इस साल पूछा था सीएपीएफ में? चांस वाला कुछ पूछा था, है ना? एक की ज्यादा 45 होनी चाहिए थी ना, राइट? कुछ ऐसे ही था। आई एम फॉरगेटिंग दैट क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन एवरेज में भी बन सकता है।
Okay, you should be ready to face that question. Just you need to know that average increases with bigger observation and it decreases with lower observation or the lowest observations. जैसे आपकी क्लास में किसी ऐसे सोचना, हमारी क्लास में जब किसी के नंबर ज्यादा आ जाते थे तो एवरेज बढ़ जाता था एकदम, और किसी के नंबर कम आ जाते तो बोलते थे कि एक बच्चे ने सारा एवरेज घटा दिया क्योंकि उसके नंबर कम थे। ऐसे कभी कभी हम बोलते थे कि जब ग्रेडिंग होती थी स्कूल में कि सबके मार्क्स अगर बीच बीच में रहे तो ग्रेड सबको अच्छे मिल जाएंगे। अगर कोई एक बच्चा बहुत ज्यादा नंबर ले आएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होकर ग्रेडिंग में पूरा मतलब आपको 9 ग्रेड 10 ग्रेड एक को मिल रहा है और बाकी सबको 6 ग्रेड मिल रहा है। तो सब बोलते थे कि सब एवरेज मार्क्स लाओगे तो सभी को 8 9 ग्रेड मिल जाएगा। तो वो एक्चुअली जो कॉलेज का सिस्टम है वो स्टैंडर्ड डेविएशन पे काम करता था और एवरेज पे। तो कुछ लोग जिन्होंने इंजीनियरिंग करी होगी उनको पता होगा कि बहुत ज्यादा मार्क्स जब कोई एक बच्चा ले आता था तो पूरी क्लास का रिलेटिव मार्किंग में मतलब मार्क्स चले जाते थे। हमारे कॉलेज में तो ऐसे ही होता था, आईआईटी में वहां पे रिलेटिव मार्किंग थी तो हम बोल देते थे और लोगों से कि अगर आपको क्वेश्चन करने भी आता है तो मत करना, कम करना, मतलब 70 ही क्वेश्चन नंबर का पेपर करना है क्योंकि हम 70 का ही कर पाएंगे। तो जिससे फिर हमारा भी ग्रेड 9 रह जाएगा और आपका भी 10 मिल ही जाएगा आपको, तो क्योंकि आप 75 कर लेना, हम 65 कर लेंगे, उतना ही पहुंच पाएंगे हम। लेकिन अगर वो 90 ले आएंगे तो हमारे फिर 6 7 ही मिलेगा हमें क्योंकि रिलेटिव मार्किंग। तो वैसा सब था, वो एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन ही है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। हाँ, कट ऑफ भी सिमिलर ऐसे डिसाइड होता है, राइट कुणाल? आप सारे लोग एवरेज में ले आएंगे तो कट ऑफ कम हो जाएगा, रिलेटिव है ना वो। रिलेटिव मतलब जहां पे भी होगा वो वैसे ही डिसाइड होगा। एब्सोल्यूट अगर कर देंगे हम के भी सीएपीएफ में जो लोग 175 लाएंगे वही पास होंगे, तो फिर क्या ही मतलब रह गया एवरेज का। लेकिन रिलेटिव है तो एवरेज का काम आएगा। ठीक है। कट ऑफ ऐसे डिसाइड होता है। नाइस ऑब्जर्वेशन। ये आपका अगला क्वेश्चन है रेशियो। देखो ये, देखो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ये भी सीएपीएफ का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है सीएपीएफ। नहीं, 2021 का नहीं होगा, ये 2018 का होगा। 18 या 17, क्योंकि हमने 19 तक के ऊपर कर लिए हैं। जो क्वेश्चन सीएपीएफ के पूछे गए हैं वो सारे मैंने करा दिए 2017 तक के। यार देखो पीछे का आप कर सकते हो लेकिन समझ रहे हो आप, पीछे बहुत ज्यादा पीछे तक करने का कोई फायदा नहीं है। पिछले 5 6 साल के कर लो, 7 साल के बहुत। ठीक है, ये कर लो, बहुत आसान सवाल है। रेशो ऑफ एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 3:1। दैट मींस मैन की कुछ एज होगी और सन का कुछ, तो ये आपका होगा 3:1। आफ्टर 15 ईयर्स मैन की भी 15, देखो 15 ईयर्स में दोनों को ही 15 ऐड होगा, 2:2/1। तो यहाँ से आपको सन, मैन क्या आ रहा था, 3s आ रहा था, वो रख दो। 3s + 15 = 2s + 30। दैट मीन्स s = 15, यानी m = 45। हो गया। देखो अब बहुत लोग बोलेंगे मैं तो इसको ऐसे रेशो घुमा के कर देता हूँ, मैं तो इसको देख के ही कर देता हूँ। अरे भाई उसमें भी कोई नाम थोड़ी मिल रहा है देख के ही कर देते हो। अरे मतलब एक लाइन लिख भी दोगे तो कौन सा आफत आ जाएगी। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं नहीं मैं तो इसको देख के करता हूँ, मैं तो इसको सीधा ही रेशो से ही करता हूँ, ऐसे देख लेता हूँ, घटा के देख लेता हूँ सीधा। अरे ठीक है, घटा के देख लो। एक लाइन लिख के भी मतलब हम कभी लेट नहीं हुए। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड ठीक है तो आप कर लोगे। ओके, ऐसे समझ, डरना मत उससे। सही है क्वेश्चन? किसी को डाउट है जो लिखा है मैंने उसमें? जो बोला वो लिख दिया, इन्फॉर्मेशन सोल्व कर दिया। ऊपर से m = 3s आया था वो यहाँ पे यूज कर लिया, आंसर आके निकल के यहाँ पे m = 45 आ गया। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2017। ये वाला प्रिंट जब भी आएगा समझो 2017 का पेपर है। मतलब मेरे को तो याद हो गया है अब पेपर का वो लेआउट। ये 2017 वाला पेपर है। तो ये यहाँ पहुंच गए हम 2017 पे। ये 10 7 8 10 सवाल क्वेश्चन पूछे थे, सारे सोल्व हो गए। ओके, 1 year ago father was 4 times as old as his son। एक फादर है, एक सन है। 1 साल पहले ये 4 टाइम था। देखो 1 साल पहले मैं f-1 कर दिया, s-1 कर दिया, f-1 = 4 times s-1। आफ्टर 6 years his age exceeds twice his age by 9 years। यानी जब f + 6 होगा तो twice the age of son by 9 years। ओके, ये हो गया। पहले वाले केस में इक्वेशन क्या बनी है आपकी? पहले वाले में यहां से आ जाएगी f-4s = आपका -4 + 1 -3। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सॉरी, 4 - 1 -4 + 1, ओके, -3। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड इन सेकंड केस द इक्वेशन इज f - 2s = 3। दिस इज सेकंड इक्वेशन, वो यहां से आ गया।
एक बार इनको घटा दोगे तो ये घटेगा, ये जुड़ेगा, ये घट जाएगा। ओके, यहाँ कट जाएगा। माइनस का 2s इक्वल टू माइनस का 6, यानी s इक्वल टू 3। s इक्वल टू 3, देन f इज इक्वल टू, कोई से भी निकाल दो, कोई से भी इक्वेशन से निकाल दो। f प्लस 6 इक्वल टू 6 प्लस 9, दैट मीन्स f इज इक्वल टू 15 माइनस 6। एम आई करेक्ट? मैं क्या गलती कर रहा हूँ भाई इसमें? 2 3 6 प्लस 9 15, 15 में 6 गए 9, तो ऑप्शन भी नहीं है जो हमने सोल्व किया है। क्या सर कर दिया है भाई? जब पहले 1 ईयर अगो की बात हो रही है, 1 साल पहले की बात हो रही है, उसके बाद अगर आफ्टर 6 इयर्स की बात हो रही है तो 1 माइनस होके 5 ईयर नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, वो तो सही। अच्छा, ओके, आई मिस्ड हेयर। एक्चुअली यहाँ पे भी s प्लस 6 हो जाएगा ना, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, आपने देखा नहीं। ट्वाइस द एज ऑफ सन प्लस 9, बट आफ्टर 6 ईयर से तो फादर प्लस 6 भी होगा, तो सन प्लस 6 भी होगा। एक्चुअली यहाँ पे हमने गलती कर दी, तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हमने गलती कर दी। वो सही था, लेकिन यहाँ पे हमने गलती की। सोल्व करो, बताओ क्या ये क्वेश्चंस। यार हमसे सारी कैलकुलेशन कराएंगे, कर लेंगे हम। चलो, f minus 4s equals to minus 3, this is the first equation, and f minus 2s equals to 12 and 9, 12, 6, 15. This is second equation, right? You will get these two equations. आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये तो पता होगा ना, दो इक्वेशन को जोड़ना और घटाना। तो माइनस 2s इक्वल्स टू माइनस 18, यानी s इज इक्वल्स टू 9। अब s 9 आ गया। f कितना आ रहा है फिर? 33 आ रहा है f, और s आ रहा है 9, और इनका रेशियो बताना है, तो 33:9 और 11:3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, सही है ना? थोड़ी कैलकुलेशन थी इसमें, बाकी तो कुछ नहीं था। सही है। देखो पहली क्वेश्चन, देखो मैंने एक बात याद रखना कि प्रेजेंट एज को आप मानना, प्रेजेंट एज मानना हमेशा। परसेंटेज एफ और एस है, हमेशा प्रीवियस एज मत मानना, ठीक है यशराज? वरना फिर डाउट रहेगा कि प्रीवियस एज मान लो वो होती है, आप प्रेजेंट मानना। प्रेजेंट एज एफ और एस है, तो एक साल पहले जो एज थी f-1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स s-1, दोनों में माइनस करना। जो मैंने गलती की है वो मत करना, ठीक है गाइस? मेरी गलती से सीखो। मैंने दूसरे क्वेश्चन में क्या गलती की थी? दूसरे इक्वेशन में मैंने f+6 तो कर दिया था, लेकिन s+6 नहीं किया था। जब 6 साल बाद उम्र आएगी तो दोनों की 6 साल बढ़ती है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, लेकिन अप्लाई नहीं किया। इसका मतलब है जब भी आप एक साल पहले जाओगे तो आपको दोनों में माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस। और जब आप 6 साल बाद जाओगे तो दोनों में ही तो 6 साल बढ़ेगा ना, हमेशा सिमिलर चेंज रहेगा। जो मैंने गलती की थी यहाँ पे 2s लिख के, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस टाइम 2s+6 प्लस 9 आएगा। ओके, जो लिखा है उसमें बस ये आएगा, दो इक्वेशन बन जाएंगी और f और s की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है? मतलब जो मैंने गलती की है वो मत करना कि पता चला एक में 6 बढ़ा दिया, दूसरे में नहीं बढ़ाया। 6 साल बाद दोनों की ही उम्र 6 साल बढ़ जाएगी, तो बस दोनों में ही आपको बढ़ाना है, ठीक है? गेटिंग इट? व्हाट मिस्टेक आई मेड एंड यू शुड अवॉइड इन फ्यूचर। ओके, जब देखो मैंने इस क्वेश्चन को, इस मिस्टेक को कितनी बार रिपीट किया है? 4 5 बार। क्यों? सो दैट मैं भी फ्यूचर में ये मिस्टेक ना करूं। जब भी आप क्वेश्चन करें, कोई मिस्टेक आप कर दें क्वेश्चन में, मिस्टेक किसी भी हो सकती है घर में बैठ के, उस मिस्टेक को आप अपने दिमाग में रिवाइंड कीजिए कि यार मैंने इसमें क्या मिस्टेक की है। जो गलती की है उसको सोचिए कि यार मैंने +6 नहीं किया था, वहां पे +6 किया था। तो आप एक दो बार सोचेंगे ना, तो पेपर में आप वो चीज आपके दिमाग में आएगी, यार +6 करना है दोनों में। समझ रहे हैं? तो इस तरह से जब आप मैथ्स करते हैं तो आप दिमाग में 2 3 बार बोला कीजिए। जैसे आप कोई पॉलिटी का क्वेश्चन गलत कर देते हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो दिमाग में सोचा कीजिए कि मैंने एक गलत किया क्यों, और गलत किया तो इसका सही क्या हो सकता था, और सही तक मैं कैसे पहुंच सकता था। तो वाइल डूइंग प्रैक्टिस यू डू इट वाइल रिकॉलिंग थिंग्स, कि हाँ रिकॉल करो बार बार, तो उससे लंबे टाइम याद रहता है। तो मेरी आदत यही थी पढ़ते वक्त कि जो मुझ पे नहीं होता था मैं उसको सोचता था क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों गलत किया, फ्यूचर में नहीं करना गलत, ठीक है? देखो ये क्वेश्चन सारे लोग सोल्व करो, कोई भी आंसर नहीं लिखेगा। ये भी सीएपीएफ का क्वेश्चन है, ये भी 2017 का क्वेश्चन है। आपको पता चल रहा है 2017 का क्वेश्चन क्यों है ये? देखो इसका लेआउट सेम है। ये वाला लेआउट में मुझे याद हो गया, इसका जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये 2017 का ही है। जो 2021 का है वो भी मुझे याद होगा। 23 वाला तो थोड़ा डार्क टाइप है, येलो इस है वो डार्क, 23 वाला।
ये करो सब लोग, आंसर मत लिखना कोई, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, जिससे मुझे पता चलेगा किसको समझ में आया है। आंसर कोई मत लिखना। 22:08 तक का टाइम है आपके पास, 5 मिनट। हो गया? किसी का हो गया वो हैंड रेज करो। अभी का लगभग हो गया। इसका नहीं हुआ। ओपन क्यू 7 8 8 लोगों का हुआ है, बाकी का नहीं हुआ। 14 लोगों का आंसर नहीं आया। उनमें से 14 में से कोई भी बताओ क्यों नहीं आया। 14 मतलब 2 मैं ही हूं उनमें से। 12 लोगों का आंसर नहीं आया, बताओ क्यों नहीं आया। कोई भी बताओ। जिनका हो गया वेरी नाइस। जिनका नहीं हुआ उनका क्यों नहीं हुआ। उनमें से कोई एक भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ये बताने की उनका आंसर क्यों नहीं आया। यस, एनीवन हु हैजंट गॉट द आंसर। नोबडी इज रिप्लाइंग टू। बताओ यार क्यों नहीं आया आंसर आपका। इन लोगों का तो आ गया। ओके, मैं पूछता हूँ रोनुप क्यों नहीं आया आंसर आपका। सर अभी आ गया है, मतलब तभी नहीं आया तो अभी आ गया है। अच्छा ठीक है। और कोई। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर में। ओके, एक क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा, वही उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। प्रतिभा क्यों नहीं आया आंसर आपका। सर डूइंग। कब तक करोगे भाई। सर क्यों करते रहोगे। सर हाँ हाफ हुआ है सर। यस सर। क्यों नहीं आ रहा आंसर। हम्म 7 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का आपका एवरेज एम दे रखा है, राइट। अगर आप नेक्स्ट नेक्स्ट 3 ओड नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज कितना हो जाएगा। तो जो लिखा है वो लिखो आप। पहला ओड नंबर क्या होगा, एक्स होगा। सेकंड ओड नंबर बताओ क्या होगा। 7 कॉन्जिक्यूटिव ओड है तो पहला एक्स होगा तो सेकंड एक्स प्लस 2 होगा, राइट। The next one would be x plus 4, then x plus 6, then x plus 8, right? 7 we have to take. This would be the numbers ना, consecutive 7 even odd है तो even भी आ सकता है।
अगर आप कोई भी नंबर लेंगे उसमें 2 जोड़ देंगे तो आपको ओड मिल जाएगा। पहला ओड है, सेकंड ओड हो जाएगा, थर्ड ओड हो जाएगा। याद रखना ऐसे नंबर लेने पड़ते हैं। अगर 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन पूछेगा तो कैसे लेंगे, पहला एक्स दूसरा x+2। वो इवन भी हो सकता था, वो ओड भी हो सकता था। अप्लाइज फॉर द सेम, अप्लाई सेम फॉर द बोथ। ओके, तो यहाँ पे आपको इन 7 नंबर्स को लेना है, तो ऐसे ही लेना हमेशा। कभी कभी पूछता है कि द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स इज 102, तो आप x+2 ऐसे करके निकाल के x निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार हमने क्वेश्चन किया भी था वैसा। तो एवरेज क्या होगा इन 7 का, m दे रखा है, m इज इक्वल टू 7 तो ये नंबर ही है, और ऊपर इनका जोड़ होगा, क्या आ जाएगा 7x प्लस 2 4 6 6 12 8 20 10 30 और 12 42, ये आपका आ जाएगा। ओके राइट, 7 से 7 आप यहाँ से डिवाइड में आ रहा है, x+6 इसकी वैल्यू आ रही है, m की वैल्यू x+6 आ रही है, x इज इक्वल टू m-6। ओके, अब देखो एवरेज बताना है। नेक्स्ट 3 ओड नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड, इसका मतलब x+14 x+16 x+18 भी इंक्लूड कर दिए हैं। x+12 तक तो था ही ना, यहाँ तक तो नंबर्स थे पहले से ही, x+4 x+6 x+8 x+10 x+12 तक तो थे ही, x+14 x+16 x+18 और इंक्लूड कर दिए। अब इनका एवरेज कितना आ जाएगा आपका, बताओ। 10x प्लस यहाँ तक का जोड़ तो 42 ही था ना, 42 और 14 56 और 16, वैसे इनको जोड़ने में सीधा भी कर सकते हो, 2 कॉमन लोगे तो 1+2 ये 9 आ जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10x प्लस ये 9 नंबर्स हैं तो 2 9 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर 10। यहाँ पे आपका x की वैल्यू 10 m-6 प्लस, हाँ, और एक 10 और 9 90 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 से 10 का m-6 प्लस 9 यानी m+3 आ गया, तो 3 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब थोड़ी कैलकुलेशन ही है, कुछ नहीं है, और यू ट्राई इट एंड यू विल गेट इट। x की वैल्यू पता थी ना, यहाँ से वो रख दिया, m+3 आ गया। आप लोगों ने किसी और तरह से किया है, यू हैव सम शॉर्ट मेथड टू डू इट। ओके, यस सर। यस बताइए। सर ऑड नंबर्स को जोड़ दिया, 49 आया, 7 से डिवाइड कर दिया तो 7 आ गया, तो फिर उसके बाद और 3 ऑड नंबर 15 17 19 जोड़ दिए तो 100 हो गया, 10 से डिवाइड कर दिया 3, तो 7 Okay. और 10 आ गया। देखो इन्होंने क्या किया था कि स्टार्टिंग के ही आपके 7 ऑड नंबर ले लिए, पहले वाले 1 3 5 7 9, वहां से भी कर सकते हो आप, कोई से भी 7 7 ऑड नंबर ले लो स्टार्टिंग के, और वहां से आप 7 का एवरेज निकाल दोगे तो m मान लोगे, जो नंबर आएगा उसको m मान लेंगे, और फिर बाद में आप बाकी 3 नंबर जोड़ दोगे, वहां से जो एवरेज आएगा उसको देखोगे तो m से कितना बढ़ गया है, m 7 था, फिर बाद में 10 हो गया तो 3 बढ़ गया। राइट या सिराज, वैसे किया आपने। देखो करो कैसे भी, लेकिन एक बात याद रखना, ये मेथड आप जरूर याद रखना, कभी कभी आप फंस जाओगे, समझ रहे हैं आप, वहां पे आप मान नहीं पाओगे शुरू के 1 2 3 5 7 कुछ, मतलब ऐसा वो कंडीशन बना देंगे। तो उस केस में जो नंबर्स लेने पड़ते हैं कॉन्जिक्यूटिव, वो कैसे लेने पड़ते हैं, पहला x लेना पड़ता है तो दूसरा x+2 लेना पड़ता है। समझ लो, पहला नंबर 1 है तो दूसरा 3 होगा ना, तो वही जो आप बोल रहे हैं, x+2 x+4 x+6, लाइक दैट यू हैव टू टेक नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव ओड और कॉन्जिक्यूटिव इवन। तो उसमें फिर आप कभी कभी कुछ कंडीशंस बन सकती है, मैं सवाल कैसे बना दूं, वो नए सवाल बना देते हैं, एसएससी की तरह पुराने नहीं, नए सवाल बन जाते हैं। यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट एंड सोल्व इट। ओके, एवरेज का फॉर्मूला सेम है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वहीं से आप सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, जैसे हमने किया, हम तो वैसे ही लिख के करते हैं। ठीक है, आंसर इज इंक्रीज बाय 3। ओके, देखो ये अपने आप कर लोगे, एज का सिंपल सवाल है, एवरेज दे रखी है, कुछ है नहीं, लिख भी देंगे हम। टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20, तो टीचर और 3 स्टूडेंट होंगे, कोई स्टूडेंट 1 प्लस स्टूडेंट 2 प्लस स्टूडेंट 3 डिवाइडेड बाय 4 इज 20। ओके, तो टीचर प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू 80। इफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ द सेम एज, तो इनको तीनों को सेम रख दो, 3s हो गया, S मान लिया 80, एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज 20, that means teacher minus student is 20, that means teacher is s plus 20, टीचर की जगह s plus 20 रख दो, प्लस 3s इक्वल टू 80, that means 4s इक्वल टू 60, s इज इक्वल टू 15, s की 15 आ गई है तो टीचर की 35 आ गई, आंसर 35। मतलब मैं तो बहुत तेज करता हूँ, सच बताऊं, मतलब मैं तो सेकंड नहीं लगाता, जो बोला लिखते चले जाता हूँ, सोल्व कर देता हूँ। आप भी इसी टेक्निक को अपने आप वो करो इम्प्लीमेंट, सीधा लिखते चले जाओ, तुरंत कर दो, 30 सेकंड लगेंगे लिखने में बस।
सोचता नहीं हूँ मैं उतना, मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ, मतलब मैं सोचता नहीं हूँ, जो बोलते हैं वैसे करता हूँ। वैसे सवाल हुए हैं, है ना? ऐसे नहीं सोचता कि इसको सॉर्ट कैसे करूं, बस सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, इसमें कोई डाउट था? जो लिखा, जो बोला वो लिखते चले गए। आ गया, आगे। ओके, ये देखो भाई साहब, एज का क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा थिंक है तो कुछ नहीं वैसे इसमें भी। देखो कैसे लिखोगे इसको, पहले वाली स्टेटमेंट को कोई लिख के दिखाओ हमें बस। हम्म, सर y-8 इज इक्वल x ब्रैकेट में y इंटू 5। बोलो क्या बोल रहे हो? y माइनस सर y-8 इज इक्वल टू, 8। हाँ 8 क्यों? सर ये नहीं 8, बोल रहा हूँ मैं, 8 ये। तो, हाँ सॉरी सर, एक मिनट सर। वो तो स्टेटमेंट हमें बताना है, ऐसा ही है गलत है, दिया तो ये है ना। वो तो फॉलोइंग स्टेटमेंट वी हैव टू, यस समर्थ पाटिल बोलो। यस समर्थ, समर्थ पाटिल, यस। यस सर, यस सर। हाँ बोलो। सर पढ़ रहे हैं अभी एक से। अच्छा पढ़ रहे हो तो हैंड रेज क्यों किया आपने? सर मैंने किया था हैंड। हाँ बताओ रोनू, क्या हाँ बात? मैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 2y किया है। एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2y मतलब x और y उनका प्रेजेंट एज है। ओके। At the time of your birth, I was twice as old as you are at present. Okay. At the time of your birth, x is equal to y by 2. अमोल राठौर लिख रहे हैं x बराबर y by 2। वेयर वेयर y by 2। अमोल राठौर बताओ तो सही, कब y by 2 है? ऐसे कुछ मतलब कुछ भी लिख दे रहे हो, समझाओ हमको अपनी क्वेश्चन। इनका, आपका इक्वेशन सही है रोनू? आपका इक्वेशन तो गलत लग रहा है मुझे। देखो एज कौन सी मान लोगे आप? चलो प्रेजेंट एज मान लेते हैं, प्रेजेंट एज x की x है और y की y है। प्रेजेंट एज ये है, तो लेकिन प्रेजेंटली x कितनी एज का है? लिखा है ना प्रेजेंट एज तो x की 42 ईयर्स, राइट। y का तो पता नहीं है। अब क्या लिखा है? एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। एट द टाइम ऑफ योर बर्थ दैट मीन्स बिफोर 42 ईयर्स। ओके। नहीं सर y को बोल रहे हैं ना, तो y का हाँ बर्थ। तो भाई सॉरी 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 सॉरी, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। तो एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, तो y की प्रेजेंट एज y है, तो दैट मीन्स, हाँ ओके, y की प्रेजेंट एज y है, तो x की प्रेजेंट एज x है, तो 22 साल पहले, हाँ 22 साल पहले, 22 साल पहले आई वॉज एज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर प्रेजेंट। ओके ओके ओके, यू आर राइट एक्चुअली। 22 साल पहले मतलब x की उम्र में से हमें 22 साल पहले जाना पड़ेगा, उसका बर्थ पे तब पहुंचेंगे, है ना। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2y। ओके, यू आर राइट एक्चुअली, यस नाइस, यू आर राइट।
आपका 22 साल पहले इन्होंने जो बोला वो सही है। यस कुणाल बताओ। यस वही यस, होगा। ओब्वियसली 42 माइनस वाई हो जाएगा। बट ये इक्वेशन सही लिखवाई है उन्होंने। एक्स की परसेंटेज अगर जो एक्स है तो एक्स मतलब वाई साल पहले, क्योंकि वाई की परसेंटेज वाई है तो उसका जन्म वाई साल पहले हुआ होगा। ही वॉज बोर्न वाई ईयर्स बिफोर, तो वाई ईयर्स बिफोर ही वॉज आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। ओके नाइस, दिस इज नाइस एक्चुअली, मतलब बढ़िया तरह से आपने लिखवाया। मैं एक्चुअली गलत इंटरप्रेट कर रहा था। एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, दैट मीन्स वाई ईयर्स बिफोर। और लोगों के लिए मैं लिख दे रहा हूँ कि वाई साल पहले उसका बर्थ हुआ होगा, क्योंकि उसकी प्रेजेंट एज वाई है। दिस इज ट्वाइस द एज ऑफ वाई। प्रेजेंट एज का ट्वाइस है तो 2y। तो 42 माइनस वाई इज 2y, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 14 ईयर्स। मतलब y की परसेंटेज 14 है और x की परसेंटेज 42 है। ये आपको मिल गया, राइट। अब देखो क्या लिखा है, 8 ईयर्स एगो द एज ऑफ x वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ y। तो 8 ईयर्स एगो में दोनों में से 8 कम करना पड़ेगा। x की एज कितनी हो जाएगी 8 साल पहले? 34, है ना। और y की कितनी हो जाएगी आपकी 8 साल पहले? 6। तो ये तो गलत है, पहले वाला तो गलत है, राइट। फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड, आफ्टर 14 years the age of x will be 2 times the age of y. After 14 years this will be 56 and this is 28. Yes, this is correct, right। 56 और यहाँ पे 28 हो जाएगी। y की 28 हो जाएगी, 14 14 28, और x की 42 और 14 56 हो जाएगी। तो ये ट्वाइस हो जाएगी, तो सेकंड ओनली इज राइट। ओके फाइन ना। प्रेजेंट एज से हम जाएंगे, प्रेजेंट एज से हम देखो हमने एजेस में क्या सीखा इसका मतलब। देखो अगर आप क्वेश्चन से ही अगर ऑब्जर्वेशन लगाओ तो एजेस से हमने सीखा कि हम प्रेजेंट एज पहले मान लेंगे, फिर जो क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से हम अपने आप मतलब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्रेजेंट एज मान लेंगे, फिर चाहे उन्होंने 2 years बिफोर दिया हो 2 years आफ्टर दिया हो, उस हिसाब से हम सोल्व करेंगे। दूसरा हमने इसमें सीखा कि जब मान लो 6 years आफ्टर देखते हैं तो दोनों में ही 6 साल बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी एक में बढ़ाते हैं कभी दूसरे में बढ़ाते हैं। 6 साल बाद तो दोनों में 6 साल बाद x प्लस 6 करेंगे तो y प्लस 6 भी करेंगे। ठीक है, बस यही दो चीजें थी। भैया सुनील कुमार बताओ क्या बात है। यस सुनील। नहीं सर, वो गलती से हो गया। ओके ठीक है, मतलब एज में मेनली क्या है कि आपको प्रेजेंट एज माननी है, वर्तमान में कितनी उम्र है वो मान लो, फिर उस हिसाब से आप सोल्व करते रहो। ओके, और दोनों में साथ में बढ़ाओ। ये हम क्वेश्चन से ही सीख गए हैं करते करते। ओके, अब ये भी आप कर लेना, ये क्वेश्चन भी सीएपीएफ का ही है। अच्छा नहीं है, सीएपीएफ का नहीं है, ये सीडीएस का है। ओके, आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू यू। एक्चुअली दिस इज अ क्वाइट नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। यस, रीड दिस क्वेश्चन। जो आपको स्क्वायर और क्यूब याद हो तो क्वेश्चन कैसे जल्दी सोल्व हो सकता है, ये उसी का एक एग्जांपल है। द एज ऑफ मिस्टर एक्स लास्ट ईयर वाज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड इट वुड बी क्यूब ऑफ अ नंबर नेक्स्ट ईयर। दैट मींस अगर मिस्टर एज की एक्स अभी एक्स है, माना मान लो उसकी उम्र अभी एक्स है, तो एक्स माइनस वन कैसा नंबर आना चाहिए एक साल पहले? स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, राइट। स्क्वायर है ना किसी नंबर का वो। और एक साल बाद कैसा नंबर आना चाहिए? परफेक्ट क्यूब, राइट। कोई नंबर जिसमें एक जोड़ने पे तो परफेक्ट क्यूब नंबर आता है और एक घटाने पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, कौन सा नंबर ऐसा है? बहुत छोटा नंबर रहा होगा। बहुत बड़े नंबर्स में तो ऐसा होता नहीं है कि एक के डिफरेंस पे क्यूब और वो आए, समझ रहे हैं आप। छोटा नंबर रहा होगा, है ना, ऐसा रहा होगा। थोड़ा सोचो कौन से नंबर का क्यूब कुछ अच्छा, दो का क्यूब कितना होता है? 8। तो 8 में एक जोड़ोगे तो क्यूब नहीं आता। 8 2 का क्यूब आपका होता है 8। 8 7 से पहले 6, 6 तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 3 का देखो, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। लेकिन एक कम करोगे तो 26 में एक जोड़ोगे तो 27 क्यूब आएगा, 26 में से एक कम करोगे 25 तो स्क्वायर आएगा। तो मतलब द एक्स इज इक्वल टू 26 है ना, एक्स 26 है। एक साल पहले 25 था, यस, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। एक साल बाद 27 है, दैट मीन्स क्यूब ऑफ अ नंबर। पहली बात तो आपको पता चल जाना चाहिए था कि 3 4 तक ही मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा बड़े नंबर्स में एक के डिफरेंस पे क्यूब और स्क्वायर चेंज नहीं होते, तो दैट्स वाई। बाकी थोड़ा सोचना कि इस बढ़िया क्वेश्चन था।
26 साल यहाँ पे है, तो अगले वाला 27 पे इट्स अ क्यूब, एंड उससे पहले वाले पे इट्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 3 का क्यूब है। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ इयर्स द ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकम द क्यूब ऑफ अ नंबर अगेन। तो यहाँ पे पहले तो 27 क्यूब है, तो 4 का क्यूब कितना होता है आपका, 64 पे जाके बनेगा ना क्यूब, 3 के क्यूब के बाद तो 4 का ही क्यूब आता है, तो 64, तो 64 में से आपको 26 घटाना पड़ेगा, तब उसका आपका आंसर आएगा। 14 से 6 गए 8, 14 और यहाँ पे 5 बच दोगे 3, 38 साल बाद जाके वो वापस से क्यूब बन जाएगा। 26 के बाद आपका फिर वो 38 साल बाद क्यूब बन जाएगा। कितना अच्छा सवाल था ये, थोड़ा दिमाग लगाना था, पेपर में थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, मेरे हिसाब से ये बढ़िया क्वेश्चन था, बाकी आप लोगों को जल्दी निकाल लिया होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। सर इसका एक बार लास्ट वाला लाइन रिपीट कर देना, 64 वाला। देखो उसमें लिखा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ इयर्स ही मस्ट वेट, अभी वो 26 साल का है, राइट? तो कितने Yes. साल बाद वो क्यूब बनेगा? अभी तो क्यूब है वो 3 का क्यूब 27 पे है, नेक्स्ट क्यूब तो ये 27 पे है, लेकिन उसके कितने साल बाद है, मतलब नेक्स्ट क्यूब तो 4 का क्यूब ही आएगा ना, 3 के क्यूब के बाद तो 4 का ही क्यूब आता है 64, उससे पहले भी कोई क्यूब नंबर आता है? नहीं आएगा ना, 3 के क्यूब के बाद 4 का क्यूब आएगा 64, तो 64 साल में से 26 साल घटाओगे तो उतने ही ईयर्स वेट करना पड़ेगा ना उसको, 38 साल बाद वापस से वो 64 साल का हो जाएगा, तो आंसर 38 साल है। ओके ओके सर। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सी सेट। दो क्वेश्चन बचे हैं तो इनको भी निपटा ही देते हैं। 2 क्वेश्चन बचेंगे, ये कर लो। मैं मतलब अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं जानबूझ ये वाला पहले कराता हूँ एक्चुअली। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्या कहेंगे कि यार कोई क्वेश्चनों में आपको एवरेज दे रखेंगे, बोलेंगे यार 1 नंबर गलत लिख दिया या 2 नंबर गलत लिख दिए, और उसकी जगह आपका दूसरा नंबर गलत लिख के दूसरे गलत लिखना था, कुछ और लिख दिया, जैसे 53 का 83 लिख दिया, तो करेक्ट कितना है? ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, जैसे जो लिखा है वो लिख दो। एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट टू बी 40, तो एवरेज क्या होता है आपका? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसमें ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूंगा वो आपको काम करेगा फ्यूचर में भी। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है आपका? जैसे मान लो कितने स्टूडेंट थे, 40 स्टूडेंट थे, तो S1 प्लस S2 कुछ मतलब 40 तक ऐसे जोड़ा होगा उनको, 40 के नंबर्स को, और 40 से भाग क्या होगा, यहाँ पे एवरेज 100 आया होगा, राइट? ओके, तो आपका जो उनका जोड़ था वो कितना आया होगा? 4000 आया होगा, राइट? लेकिन अभी हमें क्या पता चला है? देखो अभी पता चला है कि मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर 53 विच वर मिसरीड एज 83। दैट मीन्स उसके मार्क्स थे तो 53, लेकिन हमने पढ़ कितने लिए? 83। इसका मतलब जो ये जोड़ है वो गलत है, जो ये जोड़ है वो गलत है। मतलब इसके अंदर हमारे नंबर तो हमें जोड़ने चाहिए थे 53, लेकिन हमने कितने रीड कर लिए? 83। इसका मतलब हमने 30 नंबर ज्यादा जोड़ लिए, है ना? 53 की जगह हमने 83 जोड़ लिया, इसका मतलब हमने 30 नंबर ज्यादा जोड़ लिए, इसका मतलब हमें इसमें से 30 कम करना पड़ेगा फाइनल नंबर में से, है ना, जोड़ में से। तो यहाँ से आपका जोड़ कितना आ जाएगा? ये 3970 आ जाएगा, राइट? और स्टूडेंट तो सेम ही है 40, तो एवरेज, नया एवरेज जो था वो क्या होना चाहिए था? 40 से भाग कर दो, यहाँ से आसान आंसर आ जाएगा आपका, राइट? सर ये 100 होगा, 100 कहाँ पे? स्टूडेंट्स। अच्छा, ओके ओके ओके। टोटल स्टूडेंट्स आर 100 स्टूडेंट है और एवरेज 40 है, ओके ओके, एवरेज 40 है, नो इश्यूज, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे 100 तक रहा होगा, राइट? S100 तक रहा होगा, राइट? तो S100 की वैल्यू कितनी आई होगी? 4000। लेकिन एक बात देखो यहाँ पे किसी एक के स्टूडेंट के मार्क्स 53 थे, वो हमने 83 लिख लिए, इसका मतलब है हमने 30 नंबर ज्यादा लिख लिए, राइट? 30 ज्यादा लिख लिए, तो हमें फाइनल में से 30 कम करने पड़ेंगे, 3970, और कितने स्टूडेंट है? 100, नया एवरेज में 100 आ जाएगा, तो यहाँ से आप काटेंगे तो 39.7 आ जाएगा, राइट? मतलब आपको क्या करना है कि जो मार्क्स आपने एक्चुअली ये देखना है कि आपने कितने नंबर ज्यादा लिखे हैं या कितने नंबर कम लिखे हैं। अगर आपने नंबर कम लिख लिए हैं तो उसको जोड़ देना उसमें, अगर आपने नंबर ज्यादा लिख लिए हैं तो घटा देना। भाई सम ही तो ठीक करना है ना, जोड़, नंबरों का जोड़ ठीक कैसे करना है? वो 2-3 नंबर भी गलत लिख सकता है, 2-3 नंबर भी गलत लिखे तो जो डिफरेंस है वो आप लिख देना। मतलब आपको कुल मिला के जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको सही करना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को सही करने के लिए आपको, जैसे मैं बोल दूं आपसे कि उसने 53 को तो 39 लिख दिया,
और 37 को 73 लिख दिया, राइट। उसने 53 को तो 39 लिख दिया और 37 को 73 लिख दिया। इसका मतलब 2 ऑब्जर्वेशन चेंज होनी है, 2 ऑब्जर्वेशन जो उसको लिखनी चाहिए थी उसकी जगह उसने कुछ और लिख दिया। तो जब 53 को 39 लिख दिया तो यहाँ पे उसने कम लिखा है। कितना कम लिखा है? 14, राइट। 14 कम लिखा है ना, 14 ज्यादा लिखना चाहिए था लेकिन 14 कम लिख दिया। और यहाँ पे आपका उसने कितना ज्यादा लिख दिया, राइट। कितना ज्यादा लिख दिया उसने, बताओ? 36, राइट। यहाँ उसने 36 ज्यादा लिख दिया, मतलब जितना लिखना चाहिए था उससे 36 ज्यादा लिख दिया। और यहाँ पे आपका 14 कम लिख दिया, सॉरी माइनस था, यहाँ पे 36 प्लस लिख दिया। दैट मीन्स इवेंचुअली हमें उसमें से कितना, उसने कितना ज्यादा लिखा है, उसने +22 लिखा है। इसका मतलब फाइनल वाले में से 22 कम करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ यार, उसने ऑब्जर्वेशन को गलत लिखा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को गलत लिखा है, तो जितना डिफरेंस आया वो लिख दो। मतलब इतना मत सोचो। कुछ लोग ऐसे याद करा देते हैं कि इसको घटा दो उसको जोड़ दो, भाई याद क्यों रखना है उसको? मतलब बहुत क्लास में मैं देखा है उसमें ऐसे याद करा देते हैं, शायद 53 को घटा दो 83 को जोड़ दो। अरे भाई क्यों कर रहे हैं वैसा? क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सही होना चाहिए। देखो जब यहाँ पे 53 था और ये 83 लिख दिया, इसका मतलब उसने 30 नंबर बढ़ा दिया ना उसको, तो फाइनली हमें जो जोड़ है उनको उसमें से 30 घटाना पड़ेगा, है ना। 30 घटाओगे तभी तो करेक्ट सम आएगा ना। 53 को 83 लिख दोगे तो 30 बढ़ जाएगा सम, उसमें से 30 कम करना पड़ेगा, तो 30 घटा दो जो जोड़ है। ऐसे ही अगर जो 2-3 नंबर दिए हुए हैं तो जो क्यूमुलेटिव उनका आ रहा है आपको डिफरेंस, वो घटा दो या जोड़ दो। वैसे सोचो आप, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम ही रहेंगी। तो समझ में आया आपको ये चेंज करने वाला चक्कर क्या है? सही है ना। इट वाज नॉट डिफिकल्ट। दिमाग लगाओ यार, बस ज्यादा याद मत करो कि 83 घटाना है 53 जोड़ना। सोचो कि डिफरेंस क्या आया होगा। ओके ओके, अब देखो ये क्वेश्चन बचा है, इसको भी कर देते हैं। द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 40, दैट मीन्स a plus b plus c divided by 3 is 40. The average weight of b d e is 42. The average weight of f is equals to the b. The weight of f is equals to the b. So f is equals to b. So the average weight of a plus b plus c plus d plus e plus f, that means divided by 6. इसकी वैल्यू बतानी है। ओके तो देखो कैसे आएगा ये। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो यहां से आ जाएगी, कितनी? 120। d प्लस ई प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 40 दिया 120, 2 दिया 6, 126। लेकिन जो f है वही b है, तो f प्लस डी प्लस ई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 126 ही आ जाएगी, है ना। f b है ना, तो b की जगह f रख सकता हूँ, तो यहाँ पे वापस 126 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 6। दैट मीन्स 246 डिवाइडेड बाई 6। ऐसे मतलब कर देना, आपको आ जाएगा आंसर। 41, ठीक है ना। बस देखो जो है वो लिख देना। एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड thus to solve the question of ages you have to take the present age and go backward and that forward according to the question. Write the language, solve the question, use your brain, just apply it. एवरेज वाले में कुछ गलत किया हुआ है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में कुछ गलत किया हुआ है, उतना ही जो डिफरेंस है उसको हम चेंज करके लिख देंगे और सोल्व कर देंगे। सारे के सारे क्वेश्चन पिछले 5 साल के सीएपीएफ के करा दिए और 2-3 क्वेश्चन उठा के सी सेट के भी करा दिए। जो सीडीएस के क्वेश्चन है वो आपको वर्कशीट में मैं ऐड कर दूंगा, उसको आप सोल्व कर लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछते हैं, तो मैं 10 क्वेश्चन एवरेज और एजेस के रख दूंगा नेक्स्ट सीट में। तो आपका पहला कंसेप्ट इस वीक का एवरेज और एजेस कंप्लीट हो चुका है। कल आपका प्रॉफिट एंड लॉस और मिक्सर एलिगेशन एक साथ खत्म हो जाएंगे दोनों, तो कल 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। परसों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे आपको पता चलेगा 1 वीक के अंदर मैथ खत्म हो गया, क्योंकि कुछ है ही नहीं, सब आसान है, बस सोल्व करते चले जाओ। मतलब हमने ज्यादा इसको सर पे चढ़ाया हुआ है, आसान क्वेश्चन आते हैं, तो याद नहीं करना, मतलब कुछ भी जो सीख लिया वो बेसिक सीख लिया बस। परसेंटेज क्या थी, रेशो क्या था, नंबर सिस्टम क्या था, बाकी सब आसान है। देखा आपने एवरेज में कुछ टफ लगा आपको, देखो नया सवाल ही बन जाएगा, यू जस्ट नीड टू सॉल्व इट। ओके, we'll see you can solve each and every question just by the basics. Okay then, take care guys, वार्म रखिए खुद को, गर्म पानी पीजिए, ध्यान रखिए। थैंक यू भैया, जय हिंद। राम राम सर। थैंक यू सर।